अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है साउंड वो कंप्लीट हो चुका था। कल हमने लास्ट टॉपिक जो था यूज़र्स ऑफ अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज उसके मतलब डिस्कशन की थी। तो आज हमने एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। 4 चॉइसेस हैं आपके पास, तो चारों में से एक चॉइस आपने चूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहला जो MCQ है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी, क्योंकि आपको पता है कि आपने साउंड वाला टॉपिक पढ़ा था तो साउंड वेव्स ही होंगी, लेकिन हम पहले इसको डिस्कस कर लें। लाइट वेव, रेडियो वेव और वाटर वेव जो है बेटा, ये जो है वो अपने नेचर के लिहाज से ये ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ साउंड वेव जो हैं वो होंगी, कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है, हाउ डज साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। यानी कि सोर्स से आपके कान तक आवाज़ किस तरीके से ट्रैवल करती हुई आती है। 4 ऑप्शन है, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, ठीक है, बाय वाइब्रेशंस इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, ये तो हो ही नहीं सकता। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी नहीं हो सकता। बाय इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स को हम सुनने नहीं सकते, ये होती हैं लेस दैन 20 हर्ट्ज़, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर। बेटा आपने पढ़ा था जब हमने टॉपिक किया था स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था। तो स्पीड ऑफ साउंड में हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करने वाली कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर प्रेशर हो गया। क्योंकि जब एयर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, और उसमें वाइब्रेट करने की, टकराने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। तो साउंड को वो ट्रैवल करने की सलाहियत भी उनकी ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई हेयर द चॉइस इज़ बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, चेंजेस इन एयर प्रेशर, हवा में यानी कि दबाव में तब्दीली की वजह से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ थर्ड वन इज़ विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड। साउंड जो है वो कौन सी एनर्जी है। हम साउंड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि साउंड हैव मैकेनिकल नेचर, दैट्स वाई साउंड है एज अ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड की एनर्जी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। साउंड की एनर्जी कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे है एस्ट्रोनॉट्स, मतलब खलाबाज, इन स्पेस, खला में, नीड्स टू कम्युनिकेट, आपस में रब्ता करते हैं, विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स, बिकॉज रेडियो लिंक्स के ज़रिए का मतलब क्या है बेटा, रेडियो वेव्स के ज़रिए। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये तो आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए वो उसके ज़रिए ताल्लुक़। अब उसकी वजह क्या होती है, स्पेस के अंदर वो साउंड वेव्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ बात क्यों नहीं करते। पहली बात तो ये है कि स्पेस जो है वो वैक्यूम है, और वैक्यूम जो होता है वो खाली जगह होती है, उसके अंदर कोई मीडियम नहीं होता। और मैकेनिकल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो बगैर मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। दैट्स वाई खला के अंदर कोई भी आदमी साउंड वेव्स के ज़रिए एक दूसरे से बात नहीं कर सकता। एक दूसरे से बात करने के लिए वो रेडियो लिंक यानी कि रेडियो वेव्स का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सहारा लेते हैं। तो इन 4 ऑप्शन हैं, साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी स्लोली इन स्पेस, गलत। साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट इन स्पेस, गलत, क्योंकि साउंड वेव्स स्पेस में ट्रैवल कर नहीं सकती, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। देयर इज़ नो मीडियम इन एनी वैक्यूम और एनी स्पेस, दैट्स वाई साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल्ड इन स्पेस, ठीक है, और इन वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, ठीक है। और चौथे नंबर पे है साउंड वेव्स हैव लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस। तो इसका सी ऑप्शन है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम इन स्पेस, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। तो सी ऑप्शन होगा, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। उसके बाद 5वां ऑप्शन है बेटा, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, यानी कि साउंड जो है, लाउडनेस जो है वो साउंड किसके, इसका ताल्लुक़ किसके साथ सबसे ज़्यादा होता है। आप ज़रा रिकॉल करें, लाउडनेस में हमने पढ़ा था कि किस पे यानी कि ये इन्हिसार करती हैं, डिपेंड करती हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि
एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड कम से ज़्यादा होने से जो लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो लाउडनेस भी कम हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था एरिया, वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा हो जाए तो लाउडनेस ज़्यादा, कम हो जाए तो लाउडनेस कम। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस को ज़्यादा कर दें लाउडनेस कम हो जाती है, डिस्टेंस को कम कर दें लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, किसके, फ्रीक्वेंसी के नहीं, पीरियड के नहीं, वेवलेंथ के नहीं, एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा एम्पलीट्यूड। फॉर ए नॉर्मल पर्सन, आम इंसान जो है उसकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होनी चाहिए, 20 to 20,000 हर्ट्ज़ या 20K लिखा होगा यहाँ पे। पहला है 10 तो 10 हर्ट्ज़ टू 10K हर्ट्ज़, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 20 to 20K हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़ टू 25K हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़ टू 20K हर्ट्ज़। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 20 हर्ट्ज़ टू 20K हर्ट्ज़, यानी 20,000 से 20,000, 20 से 20,000। ठीक है, अगर 20 से कम होगी तो वो इंफ्रारेड बन जाएगी, विच ह्यूमन ईयर फॉर ह्यूमन ईयर इज़ इनऑडिबल। और अगर वो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो बन जाएगी अल्ट्रासाउंड, तो वो भी इंसानी कान के लिए इनऑडिबल होती है। तो इंसानी कान कितनी फ्रिक्वेंसी की बात सुन सकता है, 20 हर्ट्ज़ टू 20K हर्ट्ज़। रिकॉल करने से अगर उम्र बढ़ती जाए तो एक जो ओल्ड एज वाला पर्सन होता है वो आम हालात में 15,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी की बात सुन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट MCQ दे बेटा, when the frequency of sound wave is increased, which of the following will decrease। यानी कि फ्रिक्वेंसी, साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से कौन सी दो वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो बेटा ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि आप रिकॉल करें, आपका फार्मूला था V = F लैम्डा। अब F मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ बढ़ जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये दोनों हो गए बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एक तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी क्या, एक और आपने फार्मूला याद करना है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। याद आ गया? अगर याद आ गया है तो फार्मूला भी याद आ गया होगा आपको। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1/f या f इज़ इक्वल टू 1/t। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से टाइम पीरियड कम हो जाता है, या टाइम पीरियड ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये भी यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड भी कम होगा। तो फिर 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या है, 1 ओनली नहीं, 2 ओनली, 3 ओनली नहीं, 1 एंड 2 ओनली, ये वाला ऑप्शन होगा बेटा। तो 1 का मतलब है वेवलेंथ, ऊपर देखें आप तो, और 2 का मतलब है पीरियड। तो वेवलेंथ और पीरियड डिक्रीज़ होते हैं जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। तो ये थे आपके कुछ MCQs जिसके बारे में डिस्कशन की है। कल हम नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा न्यूमेरिकल्स, उसके साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।